दुनिया भर में विशाल जीव पाए जाते हैं। ऐसे जीव जो अपने शरीर को विशाल बना चुके हैं, बेहद विशाल। हम जानेंगे कि कुदरती दुनिया में इतना बड़ा होना आखिर क्यों ज़रूरी है। मैं मिलाऊंगा आपको दुनिया के सबसे बड़े जानवरों से जो आज जिंदा है। मैं बताऊंगा कि यह जानवर आखिर जिंदा रहने के लिए अपने आकार का कैसे इस्तेमाल करते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं, क्या खाते हैं और हमारी पृथ्वी को बेहतर बनाने में इनका क्या रोल है और मनुष्य को इससे खतरा है या नहीं है। और बीते कल में जाकर यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में इनके सबसे बड़े प्रजातियों के बारे में भी जानेंगे। आज हमारी दुनिया के कई जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज होने से लेकर ह्यूमन एक्टिविटीज तक आमतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं बड़े जानवरों को होता है। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ, जिसका नाम है वॉकिंग विद द लास्ट जायंट्स ऑन अर्थ। यह है अलास्का का जंगल, अमेरिका का वीरान इलाका। यहाँ नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े जमीनी शिकारियों में से एक पाए जाते हैं, जिसका नाम है द ग्रिजली बेयर्स। ग्रिजली बेयर, जिसे हम नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बेयर के नाम से भी जानते हैं, एक सब स्पीसीज है ब्राउन बेयर की जिसने बड़ी संख्या में नॉर्थ अमेरिका पर अपना कब्जा जमाए रखा है। ब्राउन बेयर सबसे पहले यूरेशिया में उत्पन्न हुए, यानी यूरोप और एशिया में, और लगभग 50,000 साल पहले यात्रा करते हुए नॉर्थ अमेरिका चले गए। 19वीं शताब्दी में ग्रिजली बेयर की 86 अलग अलग प्रजातियों के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन 1953 तक सिर्फ एक ही प्रजाति ग्रिजली बेयर की बच पाई। मादा ग्रिजली बेयर का वजन 130 से लेकर 180 किलो तक का होता है, जबकि नर का एवरेज वजन 180 से लेकर 360 किलो तक का होता है। एक अध्ययन के मुताबिक इनलैंड मेल ग्रिजली बेयर का वजन और आकार कोस्टल ग्रिजली बेयर से छोटा होता है। ग्रिजली बेयर के पंजे 2 से 4 इंच लंबे होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो शिकार को मारने में तो करता ही है, साथ में गुफा बनाने के लिए भी करता है, ताकि वो सर्दियों में हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में जा सके। ग्रिजली बेयर हर साल 5 से 7 महीनों के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है, सिर्फ उन्हीं जगहों में जहां सर्दी का मौसम आता है, क्योंकि कैलिफोर्निया के ग्रिजली बेयर्स हाइबरनेट नहीं करते हैं। हाइबरनेशन के दौरान मादा ग्रिजली बेयर अपने बच्चों को जन्म देती है और वे अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है और हाइबरनेशन पीरियड के समाप्त होने के बाद के लिए तैयार करती है। बर्फीली सर्दियों में हाइबरनेशन में जाने से पहले ग्रिजली बेयर को बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करना पड़ता है, जिससे उनका वजन बढ़ सके, क्योंकि हाइबरनेशन के दौरान वे कुछ खाते नहीं हैं और ना ही मल मूत्र को त्यागते हैं, और हाइबरनेशन के दौरान 1/3 वजन भी गंवा देते हैं, इसलिए इनका आकार बेहद विशाल होता है। पर इन विशाल जानवरों को सबसे ज़्यादा शानदार बनाता है इनके आसपास की दुनिया में इनके आकार से पड़ने वाला असर, और इसका असर अलास्का में साफ साफ देखने मिलता है। ग्रिजली बेयर हाइबरनेशन के बाद काफ़ी पतले हो जाते हैं और भूखे भी, और इसी भूख ने इन्हें गुस्सेल बना दिया है। लेकिन वह कहावत तो आपने सुनी होगी, दुनिया में हर चीज़ एक मकसद से होती है। जैसे कि हर साल गर्मियों में हज़ारों लाखों सैल्मन फिश इन नदियों के बर्फीली तटों पर आते हैं अंडे देने के लिए, जहां वो पैदा हुए थे। यही सैल्मन ग्रिजली बेयर के लिए एक लाजवाब दावत भी है। यह हर साल होने वाला एक बहुत बड़ा माइग्रेशन है और भालुओं के लिए कैलोरी जमा करने का एक नायाब जरिया भी। इतना भारी भरकम वजन होने के बावजूद भी ग्रिजली बेयर बहुत फुर्तीले होते हैं और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और इसी फुर्ती से वह कई सैल्मन को पकड़ सकते हैं। सैल्मन फिश में नाइट्रोजन फॉस्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे वो समुद्र से लाते हैं
और ग्रिजली बेयर्स इन्हें खाने के बाद अपना मल जंगली इलाकों में त्यागते हैं, जिससे पेड़ पौधे हरा हो सके, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। यह शानदार विशाल ग्रिजली बेयर जाने अनजाने में अपना इकोसिस्टम को हरा भरा कर रहे हैं। ग्रिजली बेयर्स का प्रजनन दर बहुत कम होता है बाकी दूसरे जमीन पर पाए जाने वाले स्तनधारी जीवों से। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि यह भालू 5 वर्ष से पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन नहीं कर पाते हैं और एक बार मिलन हो गई तो वे हाइबरनेशन का इंतजार करते हैं। ऐसे में कई बार मिसकैरियज भी हो जाता है। इतिहास गवाह है कि भालू को वातावरण के हिसाब से चलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रिजली भालू एक बार बच्चे देने के बाद लगभग 2 से 3 साल तक मेटिंग नहीं करती है। नर ग्रिजली बेयर का टेरिटरी काफी बड़ा होता है, जिससे कभी कभी उन्हें मादा बियर्स का गंध का पता ही नहीं चल पाता है। इन सभी वजहों से इनकी जनसंख्या कम है और अलास्का के बाहर मात्र 1500 ग्रिजली बेयर्स बच गए हैं। नॉर्थ अमेरिका में एक और जानवर है जो ग्रिजली बेयर की ऐतिहासिक दुश्मन भी है, जिसका नाम है द ग्रे वुल्फ, जिसके बारे में हम किसी दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। येलोस्टोन नेशनल पार्क में अक्सर इन्हीं 2 जानवरों के बीच खाने को लेकर स्ट्रगल देखी गई है। अपने आप को और अपने संतानों की रक्षा करते समय ब्लैक बेयर्स की तुलना में ग्रिजली बेयर्स ज्यादा आक्रामक होते हैं। एडल्ट ग्रिजली बेयर्स खतरों को भांपकर पेड़ों पर नहीं चढ़ते, बल्कि मैदान में खड़े होकर उसका मुकाबला करते हैं। मादा ग्रिजली बेयर्स अपने बच्चों को बचाने की वजह से 70% मनुष्य की मौत की वजह बनती है, जिन्हें ग्रिजली बेयर्स ने मारा होता है। ग्रिजली बेयर्स नॉर्मली मनुष्य से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। ज्यादातर ग्रिजली बेयर तब हमला करते हैं जब उन्हें अपने भोजन पर खतरा महसूस होता है या बच्चों पर। 20 लाख साल पहले ग्रिजली बेयर का इससे भी बड़ा पूर्वज अमेरिका के इन्हीं जंगलों में रहा करता था और वो था जायंट शॉर्ट फेस्ड बेयर। 1600 किलो के वजन वाला यह ताकतवर भालू मांसाहारी हुआ करता था, पर जब पतले और चालाक शिकारी जब दुनिया में आए तब इनका विशाल आकार किसी काम का ना रहा और ये विशाल भालू धीरे धीरे हमारी दुनिया से विलुप्त हो गए। दोस्तों, यह थी ग्रिजली बेयर से जुड़ी हर वो रोचक जानकारी जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.